राधिका सारा काम खत्म कर अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ जमुना जी की आवाज़ आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। राधिका काफ़ी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वह सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए, लेकिन जमुना जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में तो जाना ही था। नहीं तो छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली जमुना जी बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती। पर राधिका की तो नींद खराब हो जाती। राधिका जब उनके कमरे में गई तो देखा पति अरविंद, देवर राजीव भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई न कोई बात हुई है। शायद तीनों उसे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों जमुना जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उसी समय राधिका उनके कमरे में बुलाया जाता है, इससे जाहिर हो जाता है कि राधिका ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीने में राधिका इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राधिका को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी अरविंद से कर दी थी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही राधिका ने एक स्कूल में 15,000 रुपये में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफ़ी एतराज होता था। उसके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना राधिका को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही साथ जमुना जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी जाकर जमुना जी को दिखाई तो तब जमुना जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली, लेकिन रात को वह अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी। तब जमुना जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी अरविंद और राजीव उनके साथ उनके कमरे में ही थे। जमुना जी मुँह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उसके कमरे में जाते ही अरविंद ने बोलना शुरू किया। राधिका, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। यह सुनकर राधिका ने हैरानी से जमुना जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी। और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं, बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। देवर राजीव बीच में ही बोला। एक बार तो राधिका का मन किया कि बोल दे, देवर हो, देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा हो जाएगा। राधिका अरविंद से कुछ कहने को हुई थी तो जमुना जी बीच में बोल पड़ी। देखो बहू, तुम्हारा यह कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो और फिर क्या कमी है हमारे घर में
जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर राधिका चुप हो गई। बाद में अरविंद जब कमरे में आया तो राधिका ने उसे समझाना चाहा, लेकिन अरविंद तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांटकर उसे ही चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद अरविंद ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ आती, उसी दिन आते समय राधिका को बैंक में जमा करानी पड़ती और इसका नोटिफिकेशन भी अरविंद के फ़ोन पर ही आता। पर यह जरूर होता था कि स्कूल से आने से पहले जमुना जी राधिका को फ़ोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वह खर्चा राधिका ही करती थी। उससे उन्हें और अरविंद और राजीव को एतराज़ नहीं था। खैर, राधिका कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह अरविंद ने ही बोलना शुरू किया। राधिका, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। यह सुनकर राधिका पहले तो हैरान रह गई कि आखिर अरविंद को कैसे पता चला। फिर उसे याद आया कि अरविंद के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वह सोच ही रही थी कि अरविंद ने कहा, राधिका, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है। मेरा दोस्त राजेश वही काम करता है। वह बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए और हर महीने की 5,000 रुपये की आरडी करवा कर भी आ गई। यह सुनकर राधिका ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। यह सुनकर अरविंद नाराज होता हुआ बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अरविंद, मैंने ये सोचकर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझ कर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही थे। आपसे हम कौन सा खर्चा करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई। एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हो और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार राजीव बीच में बोला, पर राधिका ने उसे जवाब देने की जगह अरविंद से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है। इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती है? बचत के नाम पर कुछ भी कर रही हो। अरे हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती कि अपनी मर्जी से पैसा तो खर्च कर दे। अरे औरतों की आदत होती है पति से छुपकर पैसा रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों की बस की बात नहीं होती है। अब की बार जमुना जी बोली। इससे पहले राधिका कुछ कहती, अरविंद बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करे तुम पर? और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। यह सुनकर राधिका हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, पर अरविंद फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अभी लाकर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ। अरविंद, मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों को इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतना तो समझ है मुझ में। राधिका के मना करने पर तीनों ज़्यादा गुस्सा हो गए। तब जमुना जी बोली, बहू तुझे समझाया ना,
कि ये सब औरतों की बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ़ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे कह रही हैं कि ये औरतों की बस की बात नहीं। फिर राजीव की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको हक नहीं है। और फिर अरविंद से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है, कहकर राधिका कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन राधिका ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी अरविंद और नाराज हो गया। लेकिन राधिका ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदाकदा राधिका को ताने सुनने को मिल जाते थे। पर अब राधिका ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो राधिका उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ाकर रह जाते थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।